दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के NCERT के MCQ उनको सोल्व करेंगे। और ये जो MCQ है वो नीट UG एंड JEE एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 oxidation state is argon 3d5. What is its atomic number? दोस्तों जो आपको ये प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम के अंदर एक ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू किया गया है? एक्स के थ्रू। और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेंशन कर रखा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर जो आपके पास एक्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहां पर लाइज कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मेंशन कर रखा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है आर्गन 3d5। और आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बनेगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X+3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X+3 आयन इज आर्गन 3d5। अब यहां पर दोस्तों कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। यहां पर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसने कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहां से क्या सीन बन जाएगा? देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ X, एटॉमिक नंबर ऑफ X इक्वल टू आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रखिए? 5 प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया था? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे? 3। जब भी आप इनका सम करोगे दोस्तों तो यहाँ पर सम टोटल कितना आएगा? 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23। 23 प्लस 3 कितना हो गया? 26। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है दोस्तों, आपको कितना ऑब्टेन होगा? 26। मीनिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। The electronic configuration of copper second is 3d9, whereas that of copper first is 3d10. मीनिंग आपको यहाँ पर 2 आयंस गिवन है। फर्स्ट वाला कौन सा? कॉपर +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मेंशन कर रखा है? 3d9। और सेकेंड आयन जो यहाँ पर मेंशन है दोस्तों कॉपर +1, कॉपर +1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रखा है 3d10। Which of the following is correct? और आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव करोगे तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल हो जाएगा? कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2 आयन बिकॉज कॉपर +1 हैविंग फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, दैट मींस 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है उसके अंदर कौन सा स्टेबल होगा? कॉपर +2 आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 आयन। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर जो कॉपर का केस है इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके बेस पर स्टेबिलिटी से डील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? कॉपर +2 इज मोर स्टेबल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए रीजन क्या है दोस्तों? रीजन में अभी आपको मेंशन करता हूं। अगर आप बात करोगे कौन से आयन की? कॉपर +2 की, तो कॉपर +2 का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर मेंशन करोगे तो यहां पर जो कॉपर +2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों? आर्गन। दैट मींस क्या हो गया? 18 तक कवर कर लिया। उसके बाद भी नंबर किसका आएगा? 3d+2 है, तो +2 में कितना हो जाएगा? 3d9 हो जाएगा। अगर दोस्तों आप किसकी बात कर रही हो? कॉपर +1 आयन किससे अगर आप डील करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 3d10। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसका आंसर प्रोवाइड करते हो तो कौन सा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा? कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2। लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन इंपोर्टेंट है। यहां पर रीजन क्या होगा? आर्गन है तो आर्गन के जो आउटर मोस्ट सेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 8। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा दोस्तों देखो 8 + 9 टोटल कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन।
अगर आप कॉपर प्लस 1 से डील करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर जेड इफेक्टिव का। तो ये जो कॉपर प्लस 2 आयन है तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर जेड इफेक्टिव होगा। ग्रेटर जेड इफेक्टिव मीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां पर वर्क करेगा, 17 इलेक्ट्रॉन पर इजीली वर्क करेगा। और कॉपर प्लस 1 में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, रीजन एक ही है दोस्तों, रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन जेड इफेक्टिव ऑफ कॉपर सेकेंड आयन, that means it holds 17 electrons instead of 18 electron in copper first ion। तो यहां पर देखिए जो कॉपर प्लस 2 है दोस्तों, इसका रीजन क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेटर न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, दैट मींस क्या हो गया, जेड इफेक्टिव। तो जो ग्रेटर जेड इफेक्टिव है वो किसमें वर्क करता है, कॉपर प्लस 2 में, क्योंकि यहां पर जो जेड इफेक्टिव है वो कितने इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा, 17 इलेक्ट्रॉन पर वर्क करेगा। लेकिन जब आप डील कर रहे हो किसे, कॉपर प्लस 1 से, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितने इलेक्ट्रॉन पर वर्क कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन पर। तो कहां पर जेड इफेक्टिव है वो स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, कॉपर प्लस 2 आयन में। तो ये आपको पता रखना है कि कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2 की स्टेबिलिटी है, इसको आप डील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर नहीं कर सकते। यहां पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के बेस पर कॉपर सेकेंड जो आयन है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर प्लस 1 आयन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से डील करते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा है, मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, which of these elements will have highest density, मीनिंग आपको यहां पर कुछ एलिमेंट गिवन है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, और साथ में आपको यहां पर डाटा मेंशन कर रखा है मेटेलिक रेडियाई, और किसमें मेजरमेंट कर रखा है, पिकोमीटर में। आयरन के लिए मेंशन कर रखा है मेटेलिक रेडियाई 126, कोबाल्ट के लिए 125, निकल के लिए 125, और कॉपर के लिए कितना मेंशन करेगा, 128। और यहां से आपको डील करना है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी मतलब जिसका घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी आप पीरियड में मूव करो, ये कौन से एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है। कौन से मेटल एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, मीनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जब भी आप दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट में कहां पर मूव कर रहे हो, पीरियड्स में अगर आप मूव कर रहे हो, मीनिंग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो जो मेटेलिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेटेलिक रेडियाई जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर ये आपको कॉन्सेप्ट पता रखना है कि जब भी आप ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो जनरली कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो मेटेलिक रेडियस है ये एक्चुअल में क्या होती है, डिक्रीज होती है। और मेटेलिक रेडियस जब डिक्रीज होगी तो मास क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अपन को पहले से पता है कि जो डेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इसे कंक्लूजन क्या आ रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहां पर आपको ये इजीली पता चल गया कि जब भी आप पीरियड में कहां पर मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट। कहां से मूव होता है पीरियड में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, तो यहां पर मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट। तो जब भी आप ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के केस में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो मेटेलिक रेडियस है वो जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है, और मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। तो यहां से हाईएस्ट डेंसिटी किसकी हो जाएगी, जिसका मास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मास मैक्सिमम किसका है दोस्तों, कॉपर का है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। तो यहां से ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट along period metallic radius is decrease while mass is increases. Decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass result in increase in density of metal. तो यहां से दोस्तों कंक्लूजन ये है कि डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, और लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो मास तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पर जो मेटेलिक रेडियस है वो जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। और डेंसिटी और मास है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसमें रिलेशन होता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन से सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड सोल्ट का फॉर्मेशन करती है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। ये आपको जो 4 ऑप्शन गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में भी कौन सा होगा, कलर्ड होगा। तो यहां पर आइए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यहां पर क्वेश्चन से डील किस टाइप से करना है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है तो यहां पर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट से डील करना है। Ag2SO4 मतलब यहां पर क्या है, सिल्वर सल्फेट है दोस्तों। कौन सा, सिल्वर सल्फेट। और सिल्वर सल्फेट में जो सिल्वर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। ये होता है आपका कॉपर डाइफ्लोराइड, तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा। यहां पर जिंक डाइफ्लोराइड है तो यहां पर जो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +1 है। दोस्तों अगर आप यहां पर बात करोगे इनके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर जो जिंक है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d10 हो जाएगा। कॉपर +1 है, इसमें भी कितना हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। कॉपर +2 की बात करोगे तो कॉपर +2 का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d9 होगा दोस्तों। यहां पर कितना आएगा, 9। और अगर आप बात करते हो सिल्वर, सिल्वर के लिए भी कितना हो जाएगा, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। इतना आएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहां पर अगर आपको डायरेक्टली इन वाले कंपाउंड से पता चल जाएगा, क्योंकि जो सिल्वर इसमें भी d10 है, मीनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। 3d9 तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 0, क्योंकि डी में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 10, मीनिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म। अगर यहां पर भी बात करोगे जिंक +2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 और कॉपर +1 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 0 है। तो दोस्तों यहां पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, कॉपर डाइफ्लोराइड में। सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन किस टाइप से हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in copper difluoride, that means CuF2. Copper second contain 1 unpaired electron. Copper second contain 1 unpaired electron. Hence copper difluoride is colored in solid state. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा है, on addition of small amount of potassium permanganate, that means KMnO4, to concentrated sulfuric acid, that means H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. दोस्तों यहां पर मेंशन कर रखा है कि जब भी आप पोटेशियम परमैंगनेट है इसका स्मॉल अमाउंट में एडिशन किसके साथ कर रही हो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पर ग्रीन ऑयली कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्रीन ऑयली कंपाउंड है दोस्तों इसका नेचर कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। तो आपको यहां पर डील करना है कि ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है। यहां पर आइए दोस्तों इसको इजीली जिस टाइप से लैंग्वेज मेंशन कर रखी है उसी टाइप से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। लैंग्वेज में क्या था, ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, on addition of potassium permanganate to concentrate sulfuric acid, मीनिंग इसको किस में ऐड कर रही हो, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रही हो। तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसका क्या कर रही हो, एडिशन कर रही हो। ए ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और आपको उस ग्रीन ऑयली कंपाउंड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों जैसे यहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, डाई मैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड, दैट मींस Mn2O7। साथ में जो बाई प्रोडक्ट है ये कौन कौन से बनेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, दैट मींस KHSO4। और बाई प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन किसका होगा, H2O का होगा। ये जो रिएक्शन है दोस्तों एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि जब भी पोटेशियम परमैंगनेट को स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसका एडिशन करते हो तो कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, डाई मैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड। और ये दोस्तों ये जो कंपाउंड है एक्चुअल में ये कौन से कलर का कंपाउंड है,
ग्रीन ऑयली कंपाउंड है। ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है यही एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड होता है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड है। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, डाइमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड, दैट मींस Mn2O7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो दोस्तों यहां पर अगर आप बात करते हो मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दोस्तों कौन सा, ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। क्लियर है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड है। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज द अंडर द रूट n+2 बोर मैग्नेटोन। तो ये दोस्तों कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट n+2 और यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन यूनिट है, बीएम यूनिट है। तो यहां पर एक्चुअल में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पर n किसके लिए स्टैंड हो रहा है दोस्तों, वेयर n इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपको डी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रखा है 3d7, 3d5, 3d8 और 3d2। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिसमें भी मैक्सिमम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से डील करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कौन सा ईसी प्रोवाइड कर रखा है, 3d7। तो दोस्तों यहां पर मैं डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते, 5। ये लीजिए मैंने डी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स मेंशन कर दिए, 5, 1 2 3 4 5। सिमिलर थिंग है बी ऑप्शन में भी कौन सा दे रखा है, 3d5। तो यहां पर भी डी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5। ऑप्शन नंबर सी भी कौन सा दे रखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट का है। तो यहां पर भी डी है और डी में नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5। और ऑप्शन नंबर डी में भी 3d2 है। तो दोस्तों यहां पर भी जो यहां पर अनपेयर्ड यहां पर भी ऑर्बिटल का नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इनको फिल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको जो दे रखा ऑप्शन नंबर ए में 3d7। तो अगर आप 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 एवरी जो डीजनरेट ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो अब यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको ऑफ-बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल एंड हुंड रूल, इनके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जो अनपेयर्ड फॉर्म में, लेकिन जैसे अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे। तो ये कौन सा हो गया, 6। ये कौन सा हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 5। दैट मीन्स 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर सी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 8। 1 2 3 4 5। देन पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 7 एंड 8। नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। दैट मीन्स 1 एंड 2। अब दोस्तों आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना फाइंड आउट हुआ, 3। ऑप्शन नंबर बी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5। यहां पर पेयरिंग नहीं है तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर सी 3d8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 3d2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2। और आपको किससे डील करना है, मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट से डील करना है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को किससे रिप्रेजेंट करती हो, n से। तो मैक्सिमम कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्टेन हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, 3d5 है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हाईएस्ट क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कैलकुलेशन भी मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर। बी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू अंडर द रूट, वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5
5+2। इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने मेंशन कर दिया n+2 में। सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 5+2 कितना हो गया 7, 7 मल्टीप्लाई विद 5 कितना हो गया √35 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनाइड्स एलिमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या करना, आपको डील करना है। और दोस्तों ये आपको पता रखना है कि जब भी बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, कौन से ब्लॉक की, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो एलिमेंट होगी और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सीओ का मीनिंग क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अगर बात करते हो आप कौन से ब्लॉक एलिमेंट की, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज होती है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और 5F सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। तो आपको डायरेक्टली यहां से आंसर मिल जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट का ही पार्ट है 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F सीरीज को कौन सी बोलते हो, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हो। लैंथेनाइड सीरीज का मीनिंग कौन सा है, 4F सीरीज। तो यहाँ पर इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनाइड्स की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये लीजिए नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम मेंशन कर रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों। तो क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, ऐसा ऑक्साइड कौन सा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि कब तो कौन सा जो नेचर है ऑक्साइड का वो डोमिनेट करता है। तो दोस्तों आपको ये पता रखना है कि लोअर जो ऑक्साइड होते हैं उनका कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, बेसिक कैरेक्टर है वो क्या करता है, प्री डोमिनेट होता है। और जबकि आप बात करोगे हायर ऑक्साइड में तो उनका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, इन लोअर ऑक्साइड्स द बेसिक कैरेक्टर इज प्री डोमिनेट while in higher oxide the acidic character is a predominate। मीनिंग क्या है दोस्तों, लोअर ऑक्साइड, शॉर्ट के अंदर मेंशन कर रहा हूं मैं। जब भी बात आती है लोअर ऑक्साइड, तो लोअर ऑक्साइड है दोस्तों, इनमें कौन सा जो नेचर है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड होंगे वो कौन से कैरेक्टर शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे। ये आपको पता रखना है, बेसिक कैरेक्टर। अगर आप बात करते हो हायर ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, ऐसे ऑक्साइड जिनमें उनका सेंट्रल मेटल एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसमें कौन सा कैरेक्टर प्री डोमिनेट करता है, एसिडिक कैरेक्टर है वो प्री डोमिनेट करता है। एसिडिक कैरेक्टर इज प्री डोमिनेट, क्लियर है, ऑन बेसिक कैरेक्टर। तो यहां पर आपको बस कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी लोअर ऑक्साइड है उनके अंदर तो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। और जो हायर ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर। अब जो यहाँ पर आपको पेयर गिवन है, इन पेयर में से आपको उस पेयर को आइडेंटिफाई करना है जिसका नेचर कौन सा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो एल्कलाइन और साथ में एसिड मीनिंग बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, वही कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता रखना है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। दैट मींस क्या हो गया, V2O5 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज बोथ रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। ये जो दोनों ऑक्साइड है वो बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ साथ एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम दोस्तों कौन सी सीरीज का एलिमेंट होता है, 4F सीरीज का एलिमेंट होता है। 4F सीरीज को आप कौन सी सीरीज बोलते हो, लैंथेनाइड सीरीज बोलते हो। कौन सी सीरीज होती है एक्चुअल में, लैंथेनॉइड सीरीज होती है। 4F सीरीज को कौन सा बोलते हो, लैंथेनाइड सीरीज।
और 4f सीरीज में कौन सा एलिमेंट आता है? गैडोलिनियम आता है, जिसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है? एटॉमिक सिंबल होता है दोस्तों GD, कैपिटल G एंड स्मॉल d, इसको बोलते हैं गैडोलिनियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 64 होता है दोस्तों। कितना होता है? 64 होता है। अगर बात करें अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों अगर आप राइट डाउन करोगे तो सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा ज़ीनॉन, और ज़ीनॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। तो गैडोलिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ज़ीनॉन आएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपन 4f7, 5f1, 4f7 सॉरी 5d1, डी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके, 5d1। और लास्ट में दोस्तों कौन सा आ जाएगा? 6s, आउटर मोस्ट 6s में तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6s2 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ज़ीनॉन, देन 4f7, 5d1, 6s2, ज़ीनॉन 4f7, 5d1, 6s2, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग और बता देता हूं मैं, क्या कि जो गैडोलिनियम है ये क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है। रीजन क्या है? ड्यू टू हाफ फील्ड 4f सबसेल। तो ये जो गैडोलिनियम है दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसका रीजन भी मेंशन कर देता हूं मैं। गैडोलिनियम में एक्चुअल में क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने का रीजन क्या है? जो 4f सबसेल है ये कैसा होता है? हाफ फील्ड होता है। रीजन क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? ड्यू टू हाफ फील्ड 4f सबसेल। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4f सबसेल। तो यहां पर जो गैडोलिनियम है वो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है। रीजन क्या है? ड्यू टू हाफ फील्ड 4f सबसेल, क्योंकि जो 4f सबसेल कैसा होता है? हाफ फील्ड होता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये दोस्तों आपको पता रखना है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है इनका फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी है कौन से ब्लॉक के एलिमेंट की होती है? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। दैट मीन्स क्या हो गया? ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये आपको पता रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी टेंडेंसी होती है कौन से कंपाउंड को फॉर्म करने की? इंटरस्टिशियल कंपाउंड के फॉर्मेशन की। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड इनका फॉर्मेशन कैसे होता है एक्चुअल में? स्मॉल एटम्स। तो यहां पर मैं आपको ये भी मेंशन कर देता हूं कौन कौन से स्मॉल एटम्स है जो जिनको ट्रैप्ड किया जाता है क्रिस्टल लैटिस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन से। स्मॉल एटम्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर स्मॉल एटम्स का मीनिंग क्या होगा? नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पता रखना है दोस्तों। स्मॉल एटम से मीनिंग किससे होगा? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल आर नॉन मेटल्स एलिमेंट। ये क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है किसमें? इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए मेटल। तो इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है? कैरेक्टरिस्टिक फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मीनिंग ये आपको 4 जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो सबसे पहला अगर अपन ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए क्या मेंशन कर रखा है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जो मेटल का क्रिस्टल है उसमें आपने नॉन मेटल को क्या कर दिया है? ट्रैप कर दिया है। मतलब मेटल के क्रिस्टल में नॉन मेटल है जिनका साइज स्मॉल है वो क्या हो गए? ट्रैप्ड हो गए। तो कॉमन सेंस की बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या होगा? हाई होगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या करेक्ट है। सेकंड वाला देखिए, दे आर वेरी हार्ड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये नेचर में कैसे होती है? हार्ड होती है। ऑप्शन नंबर सी, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेटल का क्या लैटिस है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्या करेगा? शो करेगा। तो ये भी करेक्ट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मीनिंग क्या? जब भी आप इसमें स्मॉल साइज के नॉन मेटल एलिमेंट्स को
ट्रैप कर देते हो मेटल के क्रिस्टल में, तब भी इसकी कंडक्टिविटी है वो अफेक्ट नहीं होती है। मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी है इसको रिटेन करके रखता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लास्ट वाला देखिए, दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, ये इनकरेक्ट हो गया। दोस्तों ये पता रखना है कि जो भी आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर इनर्ट, केमिकली क्या होते, इनर्ट, वेरी रिएक्टिव नहीं होते, केमिकली क्या होते, इनर्ट होते, मतलब जनरली रिएक्शंस नहीं करते। तो कौन सा इनकरेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट, और आपको यहाँ पर सिलेक्ट भी कौन सा करना था, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट। और यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, वेरी रिएक्टिव, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वैल्यू ऑफ क्रोमियम +3 आयन इज। यहाँ पर दोस्तों आपको ये मेंशन कर रखा है कि जो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक्चुअल में किसका सम होता है, स्पिन ओनली मोमेंटम, मतलब साथ में क्या होता है आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और इसके साथ साथ में कौन सा भी कंट्रीब्यूशन करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस म्यू एल। तो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों का सम होता है, किस किस का सम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहां पर आपको किसको फाइंड आउट करना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसके लिए, क्रोमियम +3 आयन के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर क्रोमियम +3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते, आर्गन कितना हो गया, 18 हो गया। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। और क्रोमियम +3 के लिए अगर बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d3 एंड 4s कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, 5, तो ये लीजिए मैंने 5 ऑर्बिटल मेंशन कर दिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्रोमियम +3 है दोस्तों, इसके लिए n की वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी, 3। और यहाँ पर कौन सा फाइंड आउट करना, स्पिन ओनली, और स्पिन ओनली का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू स्पिन ओनली का फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2, वेयर n इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। तो पुट कीजिए वैल्यू, क्रोमियम +3 के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, 3, तो ये लीजिए 3 +2, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना आ गया, √15। और आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो √15 है, ये किसकी इक्वल होता है, 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3.87। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, दैट मींस क्या हो गया, KMnO4, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, मतलब मीडियम कौन सा, एल्कलाइन मीडियम है, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको सिंपल सा मेंशन कर दूं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें मैंगनीज का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 होता है। व्हेन एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, ये किसके साथ ट्रीटमेंट करना है, इसका पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइड, तो यहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आयोडाइड है, मतलब जो -1 है, इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका तो क्या होगा, रिडक्शन, और आयोडाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी एनसीईआरटी की रिएक्शन है दोस्तों। रिएक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं किस टाइप से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका तो क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा कौन सा मीडियम मेंशन कर रखा है, एल्कलाइन मीडियम। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, एल्कलाइन मीडियम का मीनिंग क्या हो गया, बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर जो KMnO4 है, इसका रिडक्शन किसमें होता है दोस्तों, इसका रिडक्शन होता है MnO4 के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसमें रिडक्शन होता है, MnO4 में। साथ में इंपॉर्टेंट है ये जो आयोडाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होता है आयोडेट आयन में, और IO3 नेगेटिव को कौन सा आयन बोलते हैं, आयोडेट बोलते हैं, ये पता रखना आपको, आयोडेट आयन है ये वाला। IO3 नेगेटिव क्या होता है, आयोडेट आयन। तो ये आपको पता रखना है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है कि जब भी पोटेशियम आयोडाइड, मतलब जो आयोडाइड है
एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में किसमें ऑक्सीडाइज होता है? आयोडेट आयन में। और आयोडेट आयन का मीनिंग क्या है? IO3 नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या मेंशन कर सकते हो? पोटेशियम परमैंगनेट, दैट मींस क्या हो गया? KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodine ion is oxidized to iodate ion. और iodate ion का मीनिंग क्या है? IO3 नेगेटिव आयन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मीनिंग जो इनकरेक्ट है आपको उसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा कॉपर, तो ये क्या हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो ये पता रखना, ये वाला ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और आपको यहां पर किससे डील करना था? इनकरेक्ट को डील करना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर है दोस्तों, जो भी आपकी सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें कॉपर कहां पर लाइज करता है? हाइड्रोजन के डाउन साइड लाइज करता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है दोस्तों, इस सीरीज में ये आपको पता रखना है कि जो हाइड्रोजन है इसके डाउन साइड आता है कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन अबाउ साइड आएगा और इसके डाउन साइड कौन आता है? कॉपर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कॉपर डाउन साइड आ रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना डाउन साइड आएगा वो हाइड्रोजन गैस को क्या नहीं कर सकता? लिबरेट नहीं कर सकता। क्लियर है यहां से? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें कॉपर है वो कहां पर लाइज करता है? हाइड्रोजन के बिलो लाइज करता है। इससे क्या हो जाएगा? हेंस कॉपर डज नॉट लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना डाउन साइड आएगा, हाइड्रोजन के डाउन साइड आएगा, तो वो डाइहाइड्रोजन गैस को एसिड से रिलीज नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें कॉपर लाइज कर रहा है कहां पर? डाउन साइड द हाइड्रोजन, मतलब बिलो द हाइड्रोजन। तो यहां पर जो एसिड है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन बनेगा? कॉपर जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से जो डाइहाइड्रोजन गैस है इसका रिलीजमेंट नहीं होगा। क्लियर है? हेंस कॉपर डज नॉट लिबरेट डाइहाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी देख दिए। इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो, क्योंकि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, हायर कौन सी होती है? मैग्नीज की +7 होती है। तो यहां पर ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ क्या करेगा? स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Mn+3 एंड कोबाल्ट+3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो यहां पर बता देता हूं, जब भी मैग्नीज+3 का रिडक्शन होगा तो दोस्तों ये जो Mn+3 है ये तो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Mn+2 के अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। डी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो ये स्टेबल हो गया। तो मतलब ये कैसा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलर थिंग अगर आप कोबाल्ट के लिए देखेंगे तो कोबाल्ट का रिडक्शन किस टाइप से होगा? कोबाल्ट+3 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो कोबाल्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? कोबाल्ट+2 में। और कोबाल्ट+2 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 3d7 आ जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। तो दोस्तों यहां पर क्लियर हो गया कि जो एक्वस सॉल्यूशन है इसके अंदर मैग्नीज+3 और कोबाल्ट+3 दोनों ही कैसे एक्ट करते हैं? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका खुद का क्या हो जाएगा दोस्तों? रिडक्शन हो जाएगा। टाइटेनियम+2 एंड क्रोमियम+2 आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टाइटेनियम+2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन किसमें कन्वर्ट होगा? टाइटेनियम+3 में। और दोस्तों टाइटेनियम जो +3 है इसमें डी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 0 आएगा। सिमिलर थिंग क्रोमियम+2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट कौन सा था? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज एडेड टू टिन सोल्ट देन SN+2 चेंजेस टू। तो ये दोस्तों बिल्कुल इजी रिएक्शन है।
क्योंकि यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर Cr2O7-2 ये होता है डाइक्रोमेट आयन। इसको आप किस में ऐड कर रहे हो, टिन में ऐड कर रहे हो, तो ये लीजिए आपने इसको ऐड कर दिया Sn+2 स्टेनस में। तो कॉमन सेंस की बात है, जो Cr2O7 मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन होगा, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जो स्टेनस है इसका ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, +4 में। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन था ये इसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, क्रोमियम +3 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, क्रोमियम +3 में। और ये दोस्तों जो आपके पास डाइक्रोमेट आयन है इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। तो यहाँ पर +6 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो गया। मीनिंग क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। और ये जो स्टेनस है वो +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +4 में। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन हो गया। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनस +2, स्टेनस +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4। जो मैंगनीज है इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्लोराइड की बात करें तो कितनी होगी, +4 होगी। बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7। नहीं, यहाँ पर मीनिंग क्या है दोस्तों, जब भी मैंगनीज है अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा फ्लोराइड के साथ तो कौन सा बनाएगा, MnF4। अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो कौन सा, Mn2O7। तो यहाँ पर जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ कौन सी है, +7 आ रही है ऑक्साइड के केस में, और फ्लोराइड के केस में हाईएस्ट कितनी आ रही है, +4 आ रही है। तो इसका रीजन है दोस्तों, तो इसका रीजन क्या है भैया, आपको रीजन क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो रीजन कौन सा दोस्तों, रीजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो ये आपको पता रखना है कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें फ्लोरीन है वो जनरली कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन किस टाइप से हो जाएगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट in oxide is +7. The reason is that in covalent compounds fluorine can form only single bond while oxygen form double bond। तो ये आपको पता रखना है दोस्तों, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि जो फ्लोराइड के केस में है, फ्लोराइड के केस में फ्लोरीन वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, मैंगनीज की +4 आएगी। लेकिन जब भी ऑक्साइड का केस होगा तो ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी आएगी, +7 आएगी। लास्ट क्वेश्चन से डील करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग टू 4D सीरीज एंड हाफनियम बिलोंग टू 5D ट्रांजिशन सीरीज इवन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल के अंदर कौन से एलिमेंट की बात की है, एक तो जिरकोनियम एलिमेंट है, जिरकोनियम ये होता है आपके 4D सीरीज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, हाफनियम एलिमेंट, और हाफनियम कौन सा होता है दोस्तों, एंचप होता है। ये किससे बिलोंग करता है, 5T सीरीज से क्या करता है, बिलोंग करता है। हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जिरकोनियम, तो ये 4D का हो गया जिरकोनियम और 5D का कौन सा हो गया आपका, हाफनियम हो गया। और इन दोनों के मिड में कौन सा एलिमेंट आते हैं, लैंथेनाइड एलिमेंट है। तो ये आपको पता रखना है कि जो साइज होती है वो जिरकोनियम की ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके, हाफनियम के। क्लियर है, द साइज अदरवाइज एटॉमिक रेडियस ऑफ जिरकोनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हाफनियम। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या आ जाएगा, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा इनकी जो एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होती है, इक्वल होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। रीजन क्या आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन so that zirconium and hafnium shows similar chemical and physical properties। अगर दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।